हाँ जी, गुड मॉर्निंग। दिस इज सीए ओम गर्ग, फैकल्टी फॉर सीए इंटर ऑडिट एंड एफएम। आज हम चैप्टर 1 ऑफ सीए इंटर ऑडिट डिटेल वे में रिवाइज करेंगे और इन अ क्विक वे भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीन में फोकस करते हैं। डबल ट्रिपल देखिएगा, मैं अपनी स्क्रीन खोल रहा हूँ। स्क्रीन पे सब लोग आ जाइए। देखिए, सबसे पहला मैं अपनी पीपीटी खोल ले रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहला क्या है कि सर डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या ऑडिट की? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। किसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का? एंटिटी के। वो एंटिटी क्या हो सकती है? प्रॉफिट कमाने वाली भी हो सकती है या नहीं कमाने वाली होती है। उसका साइज हमको फर्क नहीं पड़ता, उसका स्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ता, उसका लीगल फॉर्म से फर्क नहीं पड़ता। और जब ये एग्जामिनेशन होता है विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट। तो इन शॉर्ट इसका करेक्ट क्या निकलता है कि ऑडिट क्या है सर? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? एंटिटी का। अब वो एंटिटी क्या हो सकती है? प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है या अदर देन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है। और जब ये एग्जामिनेशन होता है विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर, क्या इससे हमको फर्क पड़ता है कि एंटिटी की साइज बड़ी है छोटी है? नहीं। क्या एंटिटी का स्ट्रक्चर फर्क पड़ता है? क्या एंटिटी के लीगल फॉर्म से फर्क पड़ता है? क्या? देखिए, लीगल फॉर्म का मतलब होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि तो लीगल फॉर्म क्या होता है। लीगल फॉर्म इन द सेंस कि वो कंपनी पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटर है, एचयूएफ है, इसका यह मतलब होता है। तो हम जब ऑडिट कर रहे होते हैं ना, तो हमको ये सब चीज़ से फर्क नहीं होता है कि एंटिटी बड़ी है छोटी है, उसका लीगल फॉर्म वगैरह क्या है। हमको सिर्फ ओपिनियन से मतलब होता है। ठीक है, तो ऑडिट की डेफिनेशन क्या कहती है? ऑडिट डेफिनेशन ये कहती है ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। किसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है? एंटिटी की। वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है या नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है। उसका साइज क्या, हमको फर्क नहीं पड़ता, उसके लीगल फॉर्म से फर्क नहीं पड़ता। लीगल फॉर्म इन द सेंस पार्टनरशिप फॉर्म है, एचयूएफ है, प्रोप्राइटर है। और जब ये एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट। चलिए, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आ रहा है कि सर जो बंदा ऑडिट कर रहा है ना, मतलब जो पर्सन इंगेज ऑडिट करने के लिए, उसको ये इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी को मिसलीड ना करे। तो मेरा सिंपल सा आंसर ये है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर ये चीजें सेटिस्फाई हो रही है तो डेफिनेटली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कभी किसी को मिसलीड नहीं करेगी। अकाउंट जो बनना चाहिए वो इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनना चाहिए। एंट्रीज का एविडेंस होना चाहिए आपके पास, एंट्रीज कोई ओमिट नहीं होनी चाहिए। आप जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए। फिर आपका अकाउंट जो बनना चाहिए वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना चाहिए। वही कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिएगा फोकस कीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लासिफाई होना चाहिए, डिस्क्राइब होना चाहिए और डिस्क्लोज होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन सॉरी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जो अकाउंट्स होना चाहिए वो हमको ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करना चाहिए, मतलब रियलिटी शो करना चाहिए। जो भी हमारे मतलब जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, जो भी हमारे ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हैं, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं कि अकाउंट्स सॉरी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वापस आते हैं, क्वेश्चन वापस आता है, फोकस कीजिएगा। डबल ट्रिपल क्वेश्चन क्या है कि ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी को मिसलीड ना करे। कब का मिसलीड नहीं करेगी? अगर ये कुछ पॉइंट सेटिस्फाई हो जाते हैं। पहला तो अकाउंट्स जो बनना चाहिए वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पास जो भी एंट्रीज आप पास कर रहे हो ना, उसका सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। तीसरा, कोई भी एंट्रीज ओमिट नहीं होनी चाहिए। चौथा चौथा क्या था कि आपका अकाउंट्स या अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएस बनना चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है कि अकाउंट्स आपका ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करना चाहिए आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट का। चलिए, ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड हमारा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है कि सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है। देखिए, एज पर एसेट 200 हमारा दो ऑब्जेक्टिव है कि पहला तो हमको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, दूसरा हमको रिपोर्ट करना है। रीजनेबल एश्योरेंस क्या ऑब्टेन करना है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है ना, किससे फ्री है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। और मिस स्टेटमेंट कैसे आ सकती है? एरर और फ्रॉड से आ सकती है। और दूसरा हमको रिपोर्ट करना है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, तो क्या है ऑब्जेक्टिव एज पर एसेट 200? एक मिनट, मैं इसमें इंक बदल दूं। ठीक है, इंक बदल दूं। ठीक है, तो एज पर एसेट 200 हमारा, एक मिनट, ठीक है, एज पर एसेट 200 हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला तो टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस और दूसरा टू रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे करना है? एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और रीजनेबल एश्योरेंस क्या फाइंड आउट करना है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा क्या है? फ्री है। किससे फ्री है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? फ्रॉड से भी हो सकती है और एरर से भी हो सकती है। देखिए, इसी को मैंने चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया है कि देखिए एसेट 200 क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट दो होते हैं, पहला तो टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस और दूसरा टू रिपोर्ट। रीजनेबल एश्योरेंस क्या ऑब्टेन करना है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा बन रहा है वो फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसे आ सकती है? एरर से भी आ सकती है और फ्रॉड से भी आ सकती है।
और हमको रिपोर्ट कैसे करना है, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। सबसे पहला तो हम ऑडिट करने के टाइम हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा हो। दूसरा, हम कोई भी काम अपने कॉम्पिटेंस से बाहर जाके नहीं करेंगे। कोई भी कॉन्स्टेंट है, मतलब इन द सेंस अगर मैनेजमेंट हमारे ऊपर कोई लिमिटेशन लगाती है तो हम इसको भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करेंगे। और हमको ओपिनियन फॉर्म करना है। ओपिनियन इस पे 2 पॉइंट्स है। पहला पहला क्या है, फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। आपको ओपिनियन फॉर्म करना है कि जो भी हमारे अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो रिलायबल है। और दूसरा हमको क्या क्या ओपिनियन फॉर्म करना है कि जो भी हमारे एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जो हमको डिस्क्लोजर करने चाहिए वो हमने डिस्क्लोजर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो फिर से फोकस करते हैं डबल ट्रिपल। स्कोप क्या है सर, हमारा ऑडिट का स्कोप क्या है। सबसे पहला तो हमको सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती है। दूसरा, हमको कोई भी काम नहीं करना है किसके बाहर जाके, अपने कॉम्पिटेंस के बाहर जाके। हमको जो भी कंस्ट्रेंट है, मतलब जो भी लिमिटेशन हमको हमारे पर लगाई जा रही है, हमारे काम पे लगाई जा रही है, उसको हम रिपोर्ट करेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है, हमको ओपिनियन फॉर्म करना है। अब ओपिनियन के 2 पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। 2 पॉइंट्स क्या है कि अगर अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलायबल है क्या। और वो कैसे चेक करेंगे, हम लोग इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह चेक करेंगे, और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डिस्क्लोजर होना चाहिए वो डिस्क्लोजर है कि नहीं। और ये कैसे चेक करेंगे, इसके भी 2 पॉइंट्स है। पहला तो ये है कि हम पहले तो क्या करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे कि जो जो रिकॉर्ड्स में है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरा, हम मैनेजमेंट के जजमेंट्स को भी कंसिडर करेंगे। चलिए ठीक है, तो अब इसको ना थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में समझ लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। देखिए मेरा टॉपिक क्या है कि सर स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। मेरा टॉपिक क्या है कि सर स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। 1 मिनट, ठीक है, टॉपिक पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, फिर से पहले मैं टॉपिक डाल दे रहा हूँ, स्कोप ऑफ ऑडिट कि सर ऑडिट करने का दायरा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें मैंने मेनली 4 ही पॉइंट डिस्कस किए हैं और 4 ही पॉइंट्स है भी। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि हमको सारे ऑल एस्पेक्ट्स मस्ट बी कवर्ड, मतलब सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं। दूसरा, हमको अपने कॉम्पिटेंस के बाहर जाके कोई काम नहीं करना है। चौथा, हमको ओपिनियन फॉर्म करना है। उसके 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलायबल है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल की स्टडी करेंगे। और दूसरा क्या था कि जो भी डिस्क्लोजर देने चाहिए एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स वो सारे डिस्क्लोजर है कि नहीं है, और वो कैसे चेक करेंगे, उसके भी 2-3 पॉइंट्स है। कि पहला तो क्या था कि हम कंपेयर करेंगे बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो भी इंफॉर्मेशन बुक्स में है वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है कि नहीं। दूसरा क्या था कि हम मैनेजमेंट के जजमेंट्स को भी देखेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या था, हाँ, कोई भी कंस्ट्रेंट है, मींस कोई भी अगर लिमिटेशन मैनेजमेंट हमारे ऊपर लगाती है तो ऑडिटर उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो फिर से मैं लास्ट टाइम रिवाइज करा रहा हूँ। स्क्रीन में फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। ठीक है, स्कोप क्या है ऑडिट का, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हमको आउटसाइड द स्कोप जाके कोई काम नहीं करना है। और ओपिनियन 2 चीज़ में लेना है। पहला तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे रिलायबल है कि नहीं। दूसरा, जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स वो डिस्क्लोजर देने को कहता है वो डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं। और हमको सारे कंस्ट्रेंट को रिपोर्ट करना है कहाँ पे, ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए अच्छा, अब देखिएगा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमको सर सारे एस्पेक्ट को कवर करना है। हमने क्या डिस्कस किया कि सर हमको सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है, लेकिन सर एस्पेक्ट्स होते क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। समझ में आया। चलिए, अब क्या क्या एस्पेक्ट्स को कवर करना है। सबसे पहली बात हम लोग मैंने इसका एक मेमोरी टेक्निक बनाया था, देखिएगा।
चलिए मेमोरी टेकन पे नहीं जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग स्टडी करेंगे, देखिएगा 1 मिनट, देखिएगा पहले तो एग्जामिनेशन करेंगे किसका, अकाउंट्स का और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू करेंगे, सिस्टम ऑफ प्रोसीजर्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे बैलेंस शीट ऑफ पीएनएल का, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज और वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स का। ठीक है, चलिए ये हो गया एस्पेक्ट्स। ठीक है, एस्पेक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सर हमको पहले तो हम एग्जामिनेशन करेंगे अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। एग्जामिनेशन क्यों करेंगे कि सर वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं। दूसरा हम लोग रिव्यू करेंगे। रिव्यू क्यों करेंगे कि वो एडुकेट है कि नहीं। यहाँ पे तो देखिए हमको मालूम चल गया ना कि आपके एंटिटी में अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या है कि वो एडुकेट है कि नहीं, एडुकेट इन द सेंस वो सफिशिएंट है कि नहीं। तीसरा कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपको पता ही है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का एग्जांपल क्या है, ट्रायल बैलेंस मींस जो अमाउंट जितने पे आना चाहिए वो उतने पे आ रहा है कि नहीं। चौथा क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी, ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन की ये सब होना चाहिए ना। फिर कंपैरिजन करेंगे बैलेंस शीट ऑफ पीएनएल का, फिर वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। अब इसको रिवाइज कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं एस्पेक्ट्स भी ना एक बार ना समझा ही देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार सोच रहा था कि छोड़ देता हूँ, लेकिन चलिए मैं समझा देता हूँ। देखिए फोकस की जगह डबल ट्रिपल एस्पेक्ट्स। ठीक है, एस्पेक्ट्स की मैंने एक चार्ट बनवाया था। एस्पेक्ट्स में मैंने 4 पॉइंट कवर किए थे मेनली। मेनली 4 पॉइंट्स क्या थे कि हम ना इसमें पहला पॉइंट क्या था कि हम रिपोर्ट करेंगे किसको, एप्रोप्रिएट पर्सन को, मीन्स कोई मैनेजमेंट का बंदा ही होगा ऑब्वियसली। आप लोग प्लीज अपनी बुक भी देखते रहिए ताकि रिवीजन और अच्छे से हो पाए। दूसरा पॉइंट क्या था कि हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन किसका करेंगे, एसेट्स का और लाइबिलिटी का। एसेट्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, टाइटल, एग्जिस्टेंस और वैल्यू। फिर एक पॉइंट और क्या था, हाँ इंटरनल कंट्रोल को लेकर 2 पॉइंट थे कि पहले तो इंटरनल कंट्रोल का एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन क्यों करेंगे कि एग्जामिनेशन क्यों करेंगे कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, मतलब आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके एंटिटी के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। दूसरा हम रिव्यू करेंगे कि वो एडुकेट है कि नहीं है और कहीं कोई एरर अननोटिस तो नहीं जा रही है। और लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट क्या था, हाँ मैंने पीएनएल का चार्ट बनवाया था और उसमें 4 पॉइंट था। सबसे पहली बात तो हम कंपेयर करेंगे, नहीं कंपेयर नहीं करेंगे, एक प्रॉपर एक कंपैरिजन होना चाहिए। कंपैरिजन भी नहीं बोलूंगा मैं उसको। देखिए रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट होना चाहिए। ये ना हो कि रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर आप कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर समझ के डाल दे रहे हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कवर हो गया पीएनएल में। दूसरा पॉइंट ऑब्वियसली वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। दूसरा जो भी रिकॉर्ड्स में खर्चे आ रहे हैं वो पीएनएल में भी आने चाहिए। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट क्या था कि रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर नहीं होना चाहिए, वैलिडिटी हो गया, और हाँ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट्स का हमने क्लास में चार्ट बनवाया था। ठीक है, तो एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, मतलब एस्पेक्ट्स में हमको क्या क्या देखना है। पहली बात तो हम रिपोर्ट करेंगे किसको, एप्रोप्रिएट पर्सन्स को, कोई मैनेजमेंट का ही बंदा होगा। वेरिफिकेशन क्या क्या करेंगे, एसेट्स का और लायबिलिटीज का। एसेट्स में क्या क्या चीज़ वेरिफिकेशन करेंगे, टाइटल का, एग्जिस्टेंस का और उसकी वैल्यू का। इंटरनल कंट्रोल में 2 पॉइंट क्या क्या थे कि हम इंटरनल कंट्रोल का एग्जामिनेशन करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे। एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, सर वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। रिव्यू क्यों करेंगे, वो एडुकेट है कि नहीं है, कि कहीं कोई एरर और फ्रॉड वगैरह अननोटिस तो नहीं जा रहे हैं। और पीएनएल चेक करेंगे, ये एक मेमोरी टेक्निक थी, पीएनएल को लेकर ऐसा कोई पॉइंट नहीं था।
कि हम देखेंगे कि प्रॉपर डिफरेंशिएशन हो रहा है कि नहीं रेवेन्यू और कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स में, और वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन देखेंगे। फिर ये पॉइंट क्या था, हाँ जो भी खर्चे रिकॉर्ड में आ रहे हैं वो आपके पेनल में भी जा रहे हैं कि नहीं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी जा रहे हैं, और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट हो गया कि सर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट क्या क्या होते हैं। ठीक है, रिवाइज हो गया आपको। ठीक है, तो क्या क्या था एस्पेक्ट्स में, सबसे पहले तो हम लोग रिपोर्ट करेंगे एप्रोप्रिएट पर्सन को, दूसरा वेरिफिकेशन करेंगे उसका एसेट्स और लायबिलिटी का। इंटरनल कंट्रोल के 2 पॉइंट क्या था, पहले तो एग्जामिनेशन करेंगे कि वो इंटरनल कंट्रोल आपके एंटिटी के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग रिव्यू करेंगे कि आपका इंटरनल कंट्रोल एडुकेट है कि नहीं। पहले तो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, दूसरा एडुकेट है कि नहीं है। और पीएनएल को लेकर 4 पॉइंट थे, पीएनएल को लेकर 4 पॉइंट क्या थे कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चे अलग अलग होने चाहिए, ये ना हो कि आप रेवेन्यू को कैपिटल में डाल दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए, वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस मेंटेन होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या था कि जो आपके रिकॉर्ड्स में खर्चे आ रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या पेडल में भी जाने चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट रिवीजन क्या है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टाइप्स ऑफ ऑडिट। पहला तो एज पर लॉ और वॉलेंट्री। एज पर लॉ मतलब जो हमारे ऊपर रेगुलेशंस इंपोज कर रहा है, जैसे कंपनीज एक्ट कहती है, बैंकिंग कंपनीज को हमारा उसका रेगुलेटरी बॉडी कहता है। ठीक है, अब वॉलेंट्री मतलब हमने इंटरनल रूल्स बना रखा है, या गवर्नमेंट हमको डायरेक्शन देती है, क्यों कि भाई उनको कुछ ग्रांट देना है या लोन्स देना है या लाइसेंसेस देने हैं वगैरह। तो ये बेसिक पॉइंट्स है। ठीक है, तो क्या है टाइप्स ऑफ ऑडिट, 2 तरह की हो सकती है, एक होता है एज पर लॉ, एक होता है वॉलेंट्री। लॉ मतलब हमको रेगुलेशन ही इंपोज कर रहा है कि आपको ऑडिट कराना है। दूसरा क्या है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री इन द सेंस कि हमारे ऊपर कोई ऐसा इम्पोजिशन नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से करा है। पहले तो हमने इंटरनल रूल्स ही ऐसा बना दिया कि हम हर साल ऑडिट कराएंगे, और दूसरा हमको गवर्नमेंट का डायरेक्शन दिया गया है कि आप ऑडिट कराओ ताकि हम आपको ग्रांट दे पाए, ताकि हम आपको लोन दे पाए, ताकि हम आपको लाइसेंस दे पाए। ठीक है, चलिए अब ऑडिट कराने के फायदे क्या होते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो, देखिए मैं इसको पहले लिख रहा हूं फिर बुक से पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट क्या है, आप खुद सोचिए ऑडिट कराने के क्या फायदे होंगे। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, सेटलमेंट। सेटलमेंट किस चीज का सेटलमेंट हो जाता है सर, 3 चीजों का सेटलमेंट, अकाउंट्स का सेटलमेंट, टैक्स का सेटलमेंट, और कोई ट्रेड डिस्प्यूट है तो उसका सेटलमेंट हो जाता है। दूसरा, ये सेफगार्ड करता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड, मतलब हम जैसे लोग। तीसरा पॉइंट क्या है, एरर्स ऑफ फ्रॉड डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। चौथा पॉइंट क्या है, मॉरल चेक करता है एम्प्लॉयज के ऊपर कि वो कोई डेफिकेशन और एम्बेजलमेंट तो नहीं कर रहे हैं, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। और पॉइंट्स क्या थे, हाँ हमको ये भी हेल्प होती है कि भाई एडुकेट बुक्स वगैरह मेंटेन है कि नहीं एज पर रिकॉर्ड्स, सॉरी एज पर गाइडलाइंस। और लास्ट पॉइंट क्या था, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए ना। एक पॉइंट्स और क्या थे, एडवांटेजेस क्या होता है ऑडिट कराने का। हाँ, गवर्नमेंट्स भी हमको कहता है ऑडिट कराओ, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को ग्रांट्स देना होता है, लाइसेंसेस देने होते हैं, ठीक है, टैक्स में कुछ भी रिबेट वगैरह देना होता है। ठीक है, ये क्या हो गया एडवांटेज। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एडवांटेज ऑफ ऑडिट क्या होता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आ गए। सबसे पहला तो सेटलमेंट में हेल्प होता है, अकाउंट्स का सेटलमेंट, टैक्स का सेटलमेंट और ट्रेड डिस्प्यूट का सेटलमेंट। सेफगार्ड करता है, क्या चीज सेफगार्ड करता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड। एरर्स ऑफ फ्रॉड डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। मॉरल चेक रखता है किस पे, एम्प्लॉयज के ऊपर। मॉरल चेक करता है, सॉरी मॉरल चेक रखता है एम्प्लॉयज के ऊपर। फिर एक पॉइंट क्या था कि हम ऑडिट कराने का एक हेल्प क्या होता है कि हमको पता चलता है कि कंपनी या एंटिटी एडुकेट बुक्स वगैरह मेंटेन रखनी है कि नहीं। और लास्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट भी हमको कहता है कि आप ऑडिट करा लो, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लाइसेंस देना है, ग्रांट्स देना है और लोन्स वगैरह देने होता है। ठीक है, चलिए अब बुक से पढ़ते हैं। देखिए फोकस कीजिएगा, डबल ट्रिपल। देखिए इट सेफगार्ड्स, क्या लिखा है, इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसका, ऑफ पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड। ठीक है, मतलब जो हमारे मैनेजमेंट में एसोसिएटेड नहीं है, जैसे हम जैसे लोग। दूसरा क्या है, ये मॉरल चेक करता है किसके ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर, कि कहीं एम्प्लॉयज कोई डेफिकेशन या एम्बेजलमेंट तो नहीं कर रहे हैं। फिर ये हेल्प करता है सेटलमेंट में, किसके सेटलमेंट में, टैक्स के सेटलमेंट में।
फिर ये हेल्प करता है किसके सेटलमेंट में, ट्रेड डिस्प्यूट के सेटलमेंट में। फिर ये हेल्प करता है वेस्टेज और लॉसेस को डिटेक्ट करने में। गवर्नमेंट भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगती रहती है, सेटलमेंट में हेल्प करता है, अकाउंट सेटलमेंट में। और लास्ट पॉइंट, ऑडिट एसर्टेन करता है कि नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली केप्ट है कि नहीं। प्लीज उसको रिवाइज कीजिए, और ऊपर मेमोरी टेक्निक्स भी लिखी है। चलिए, अभी इसके आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक बार एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, एक मिनट। स्क्रीन पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए अब एक बार अभी तक जितना रिवाइज किया उसको फिर से रिवाइज करते हैं, रिवीजन का भी रिवीजन करते हैं। हमने शुरू किया चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। पहले हमने क्या पढ़ा, ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है। ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसका, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। किसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, एंटिटी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। और वो एंटिटी कैसी हो सकती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसका साइज क्या फर्क नहीं पड़ता, उसका लीगल फॉर्म क्या फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर क्या फर्क नहीं पड़ता। और जब ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो बंदा ऑडिट कर रहा है उसको इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी को मिसलीड ना करे। वो कब मिसलीड नहीं करेंगे, सबसे पहले तो अकाउंट्स, ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनना चाहिए, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी एंट्रीज का प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। फिर एंट्रीज कोई ओमिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा, अकाउंट्स आपका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनना चाहिए। फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए। फिर अकाउंट्स आपका ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट करे। ये रिवीजन का भी रिवीजन चल रहा है बॉस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, एज पर ऐसे 200 दो ऑब्जेक्टिव है, टू ऑब्टेन रिजनेबल एश्योरेंस और दूसरा टू रिपोर्ट ऑन, नहीं सॉरी टू रिपोर्ट, ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। इसका चार्ट मैंने बनवाया। तो ऑब्जेक्टिव ऑडिट क्या है, रिजनबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, दूसरा टू रिपोर्ट करना। रिजनबल एश्योरेंस क्या ऑब्टेन करना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है, हमारा फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। और मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसे आ सकती है, एरर से भी आ सकती है और फ्रॉड से भी आ सकती है। चलिए अब नेक्स्ट क्या था, स्कोप, हमारा ऑडिट का दायरा क्या है। पहली बात तो हमको ऑडिट करते समय सारे एस्पेक्ट को कवर करना है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता हो। दूसरा, हमको ओपिनियन फॉर्म करना है दो चीज पे, कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलायबल है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और वगैरह, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह और वगैरह वो सब चेक करेंगे। और दूसरा क्या था कि हमको ये चेक करना है कि जो भी एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हमको डिस्क्लोजर करने हैं वो हमने डिस्क्लोज किया है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट से। पहला तो मैनेजमेंट के जजमेंट्स को भी कंसीडर करेंगे, और दूसरा हम कंपेयर करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सारी इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दूसरा, हमको कोई भी काम आउटसाइड आवर कंपिटेंस नहीं करना है। और चौथा, कोई भी कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन मैनेजमेंट हमारे ऊपर लगाती है उसको हम रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। देखिए स्कोप ऑडिट क्या है, सारी एस्पेक्ट कवर होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस के बाहर काम नहीं करना, ओपिनियन फॉर्म करना है, अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह रिलायबल है कि नहीं, डिस्क्लोजर और कंस्ट्रेंट। अब हमने इसमें क्या पढ़ा, सारी एस्पेक्ट्स कवर होनी चाहिए। तो एस्पेक्ट्स क्या क्या आते हैं, मैंने देखिए इसका चार्ट बनवाया था, देखिए एस्पेक्ट्स का चार्ट बनवाया था। देखिए एस्पेक्ट्स में क्या क्या आते हैं, नहीं सॉरी, अच्छा वो मैंने कट कर दिया, क्या कोई बात नहीं। एस्पेक्ट्स के पॉइंट्स क्या थे, पहली बात तो वेरिफिकेशन, किस चीज़ का वेरिफिकेशन, लाइबिलिटी और एसेट्स का। फिर हम लोग रिपोर्टिंग इसको करेंगे एप्रोप्रिएट पर्सन को। फिर एक पॉइंट क्या था, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल एग्जामिनेशन करेंगे कि वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और दूसरा रिव्यू करेंगे वो एडवोकेट है कि नहीं है, और कोई भी फ्रॉड और एरर अननोटिस तो नहीं जा रही है। चौथा पॉइंट क्या था कि पीएनएल आपका ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। पीएनएल ट्रू एंड फेयर कैसे होगा, 4 चीजें, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी रहेगी तब ट्रू एंड फेयर शो करेगा, हमारा ट्रांजेक्शन की ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी होगी तो वो ट्रू एंड फेयर शो करेगा। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट ये था कि ऑब्वियसली डिस्टिंक्शन मेंटेन होना चाहिए कैपिटल और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स में। और चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट क्या था, हाँ, सारे जो भी खर्चे आपने रिकॉर्ड्स में डाले हैं वो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में भी आने चाहिए, ठीक है। तो हो गया सारा पॉइंट्स। चलिए ये हो गया, एस्पेक्ट्स हो गया। फिर टाइप्स ऑफ ऑडिट हमने पढ़ा एज पर लॉ और वॉलेंट्री,
ठीक है। और एडवांटेजेस क्या होती है, देखिए चार्ट से हमने पढ़ा था एडवांटेजेस। सबसे पहले तो सेटलमेंट में हेल्प करता है, अकाउंट्स के सेटलमेंट में, टैक्सेस के सेटलमेंट में और ट्रेड डिस्प्यूट के सेटलमेंट में। सेफगार्ड करता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड। फिर मॉरल चेक करता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, कहीं वो कोई डिफेलिकेशन या एम्बेजलमेंट तो नहीं कर रहे हैं। हमको इससे मालूम चलता है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है कि नहीं है, जो भी हमारा गाइडलाइंस कहता है। और गवर्नमेंट को भी ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट्स को भी हमको लोन्स और ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करना होता है। चलिए ठीक है। चलिए अब हमारा इतना रिवाइज करके हो गया है। चलिए अब बॉस आगे बढ़ते हैं। सो वेलकम बैक, दिस इज सीए ओम गर्ग और आज हमारा टॉपिक क्या है, हम चैप्टर 1 को डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। जहां मुझे लग रहा है कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वहां मैं जल्दी मतलब केवल एक बार आपको ओवरलुक करा के आगे बढ़ जाऊंगा। जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैं रुक के समझाऊंगा भी और उसका चार्ट भी बनूंगा, ठीक है। अब देखिए दो तरह के एश्योरेंस होते हैं, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस फाइंड आउट नहीं कर सकता है या कभी भी दे नहीं सकता है बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में कवर है। और रीजनेबल एश्योरेंस तो हमारा ऐसे 200 में ही दिया हुआ है। हमने अभी ऐसे 200 पढ़ा ना, दो दो क्या थे ऐसे 200 के ऑब्जेक्टिव्स। पहला तो टॉप 10 रीजनेबल एश्योरेंस, तो वही आ गया ना पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट। अब इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है, देखिए नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ही हमारे बहुत सारे जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, हमारे ऑडिट में ही कमी है बॉस। ऑडिट में कैसे कमी है, हो सकता है मैनेजमेंट हमको सारी इन्फॉर्मेशन ना दे, फ्रॉड करके बैठे हो मैनेजमेंट लोग, ठीक है। और ऑडिट कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तीसरी कमी कब आ जाती है कि बॉस हमको हमको ना टाइम बेनिफिट्स और कॉस्ट में एक बैलेंस करके चलना पड़ता है। इस वजह से हमारे ऊपर लिमिटेशन आ जाती है। और अदर मैटर्स, इसमें फ्रॉड हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो गए, नॉन कंप्लायंस हो गया और फ्यूचर इवेंट्स हो गए, ठीक है। तो लिमिटेशन कब कब आती है, पहला तो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ही कमी है। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कितने सारे जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, उसकी स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, तो उसमें कितने सारे जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा हमारे ऑडिट में ही कमी है, हो सकता है मैनेजमेंट हमको सारी इन्फॉर्मेशन ना दे, लोग फ्रॉड करके बैठे हों और ऑडिट कोई एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तीसरा कभी कभी क्या होता है, बेनिफिट्स और कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए हमको कुछ कुछ कभी कभी सैम्पलिंग चेकिंग भी करनी पड़ती है, तो उस वजह से भी हमारे ऊपर एक लिमिटेशन आ जाती है। चौथा क्या है, अदर मैटर्स, मतलब फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, नॉन कंप्लायंस और फ्यूचर इफेक्ट्स। इस केस में भी हमारे ऊपर इनहेरेंट लिमिटेशन आ जाती है। फिर ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1977 में IFAC ने IASB बनाया, एक बॉडी थी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू डेवलप हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, टू डेवलप हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, टू डेवलप हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। तो देखिए यही था, एस्टेब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस, ठीक है, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज एंड रिलेटेड सर्विसेज और क्वालिटी कंट्रोल। और ICAI क्या है, IFAC का मेंबर है, ठीक है। तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे IAESB है वैसे हमारे इंडिया में लोकल में AESB है। अब AESB क्या करता है, ऐसे बनाता है, SAE बनाता है, SRE बनाता है और SRS बनाता है, ठीक है। इसका डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग वाला टॉपिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ICAI टाइम टू टाइम स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट इशू करता है। मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया था। स्टेटमेंट क्या होता है, मैंडेटरी इन नेचर है, और गाइडेंस नोट क्या है, रिकमेंडेटरी इन नेचर है, ठीक है। अब स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट दोनों ही अकाउंटिंग मैटर से भी कनेक्शन में हो सकता है और ऑडिटिंग मैटर के कनेक्शन में भी हो सकता है। अगर वो देखिएगा, अगर वो अकाउंटिंग मैटर के कनेक्शन में है, ठीक है, तो मैनेजमेंट को उसको कंप्लाई करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे, ठीक है। और अगर ऑडिटिंग मैटर से के कनेक्शन में है तब हमको कंप्लाई करना चाहिए। यानी कि हम कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो दो रीजन है, या तो मटेरियल डिपार्चर या डेविएशन। मटेरियल डिपार्चर कब होगा, हम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे, तो हमने रिपोर्ट में डाल देंगे कि बॉस कुछ अनफोर्सन सर्कमस्टांसेस से तो हम इसलिए उसको कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट क्या हो गया, डेविएशन, मतलब आप कर सकते थे लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे हो, आप कर सकते थे फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, डेविएशन। तो उसके ऊपर ऑडिट के ऊपर इंक्वायरी हो सकती है। डेविएशन क्या है, डेविएशन में भी वही पॉइंट्स है कि अकाउंटिंग मैटर के कनेक्शन में है तब मैनेजमेंट को फुलफिल करना चाहिए, और अगर मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर रही है तो हम स्ट्रेट अवे रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम देखेंगे कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। क्यों रीजनेबल जस्टिफिकेशन चेक करेंगे, क्योंकि गाइडेंस नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है।
तो अगर उनके पास रीजन में जस्टिफिकेशन होगा तब कुछ नहीं करेंगे, रीजन में जस्टिफिकेशन नहीं होगा तब हम रिपोर्ट करेंगे। और ऑडिट के केस में क्या है, ऑडिटर को वैसे तो कंप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर इन केस उसके पास खुद का अच्छा एक जजमेंट है तो इन केस वो अपना खुद का जजमेंट यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वालिटी क्या होनी चाहिए ऑडिट ऑडिट में, एक मिनट। ठीक है, अब क्वालिटी ऑफ ऑडिटर क्या होना चाहिए। डिक्सी साहब कह गए हैं टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, क्लियर हेडेडनेस, रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। और नॉलेज ऑफ अकाउंट्स इज साइन अप और नॉन, ठीक है, मतलब वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, और उसको सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की भी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या है, डिक्सी साहब क्या कहते हैं, टैक्ट, कॉशियस, फर्मनेस, क्लियर हेडेडनेस, इंटीग्रिटी, पेशेंस, रिलायबिलिटी वगैरह जो भी है। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। और नॉलेज ऑफ अकाउंट्स इज साइन अप और नॉन, मीन्स ये तो आपको आनी आनी चाहिए, और सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और टेक्निक्स की भी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब अगर हमको क्वालिटी अचीव करनी है तो हमारे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। पहले बात तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। देखिए इसका मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करता हूँ। देखिए एक मिनट रुकिएगा, मैं कोई ब्लैंक पेज ले लूँ। हाँ ठीक है, ब्लैंक पेज मिल गया। ठीक है, फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। ये हमारी सी ए फर्म है, और आपको ही पता है सी ए फर्म में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है मैनेजिंग पार्टनर, एक होते हैं पार्टनर्स, जो कि क्या होते हैं, सी ए भी होते हैं, सी एस भी होते हैं, एल एल बीज भी होते हैं। फिर एक होते हैं स्टाफ, या हम लोग जैसे असिस्टेंट्स, मतलब आर्टिकल असिस्टेंट। अब ये हमारा क्लाइंट है, सपोज ये हमारा क्लाइंट है। अब क्लाइंट है, हमको क्या दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दिया, और हमने उसकी ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, मतलब हमने क्या दिया, इंगेजमेंट लेटर दिया। जब ऑडिटर हमको अपॉइंट करना चाहता है, सॉरी, जब क्लाइंट हमको अपॉइंट करना चाहता है तो हमको क्या देता है, अपॉइंटमेंट लेटर। अब हम सपोज उसकी ऑडिट एक्सेप्ट कर लिए तो हम क्या देंगे, एंगेजमेंट लेटर। अच्छा, अब आप ये बताओ, फिर मैंने एक 2 टर्म पढ़ाया था आपको, एक होता है एंगेजमेंट टीम। अब एंगेजमेंट टीम क्या होती है, अब सपोज मेरे को इस क्लाइंट ने ऑडिट दिया, तो क्या जितने भी ऑफिस में जितने भी लोग हैं तो क्या सब चले जाएंगे कि ऑडिट करने, नहीं। सपोज एक पार्टनर जाएगा जो कि सीए होगा, और प्लस कुछ स्टाफ जाएंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे 4 स्टाफ थे तो यहाँ से 2 स्टाफ चले जाएंगे और एक सीए चला जाएगा। तो ये जो टीम जा रही है, मतलब एक पार्टनर और एक 2 स्टाफ, इसको क्या बोलेंगे, एंगेजमेंट टीम। अब एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है, एंगेजमेंट पार्टनर वो होता है जो अपने एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करता है, मतलब सीए, मतलब इस केस में ये हो गया एंगेजमेंट पार्टनर, जो अपने पूरी टीम को डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया क्या था। देखिए सबसे पहली बात, कंसेप्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। देखिए एक सीए फर्म में एक होता है मैनेजिंग पार्टनर, कुछ पार्टनर्स होते हैं, कुछ स्टाफ और असिस्टेंट्स होते हैं। पार्टनर्स सीए भी हो सकते हैं, सीएस भी हो सकते हैं, एलएलबीज भी हो सकते हैं। अब सपोज क्लाइंट ने मेरे को ऑडिट दिया, तो क्या ऑडिट करने से पूरा पूरा सीए फर्म पहुंच जाएगा, नहीं, उसमें कुछ पार्टनर्स जाएंगे और कुछ स्टाफ जाएंगे। अब जो ऑडिट करने जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे टेक्निकल शब्द में, सर ये एंगेजमेंट टीम है। और एंगेजमेंट टीम में फिर एक शब्द आता है एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब ये जो सीए है जो ये डायरेक्ट करेगा पूरे एंगेजमेंट टीम को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगेजमेंट पार्टनर। चलिए हो गया समझ के। चलिए अब वापस उस स्लाइड पे वापस जाते हैं। देखिए फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर की होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, और क्या था आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर हो गया, ड्यू केयर हो गया, ये सब होते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट। ह्यूमन रिसोर्स, मतलब आपके सीए फर्म के अंडर ऐसी पॉलिसीज प्रोसीजर होने चाहिए जो टाइम टू टाइम बेसिस पे रिक्रूटमेंट करें, ट्रेनिंग करें, ठीक है, उनके मॉनिटरी बेनिफिट्स का ध्यान रखें। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस इन द सेंस कि आपको टाइम टू टाइम एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखना है, मतलब उनको आपको ब्रीफिंग करनी होगी,
कि ठीक है उनको आप कैसे सुपरवाइज करोगे, डायरेक्ट करोगे, ठीक है वो कैसे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, बस वो आप ब्रीफिंग करते हो, मॉनिटरिंग करते रहोगे टाइम टू टाइम। और एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशन, ये होता है एज पर SQC 1। ये हम बिफोर एंगेजमेंट लेटर करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिनिमम पॉइंट्स है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसकी होगी? एंगेजमेंट पार्टनर की होगी। एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड ड्यू केयर। फिर ह्यूमन रिसोर्स, मतलब हमको अपने CA फर्म के अंदर पॉलिसी प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे जो हमारे ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को मिट आउट करे। मतलब उसका रिक्रूटमेंट करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको मॉनिटरिंग करते रहना, उसका मॉनिटरी बेनिफिट्स का ध्यान रखना। ठीक है, फिर इंगेजमेंट परफॉर्मेंस इन द सेंस कि हमको अपने फर्म के अंदर पॉलिसी प्रोसीजर ऐसे बनानी पड़ेंगी कि ताकि हम ब्रीफिंग दे सकें किसको? इंगेजमेंट टीम को, उसके सुपरविजन का ध्यान रख सके, उनके ट्रेनिंग का ध्यान रख सके, उनके एजुकेशन का। फिर वो अब इंगेजमेंट परफॉर्मेंस कब होगा? जब वो अच्छे से इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेंगे, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, और एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, वो एज पर SQC 1 होगा। चलिए अब ये 2-3 टॉपिक बच रहे हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म। इंडिपेंडेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंस मतलब कि हमारे डिसीजंस किसी से सबऑर्डिनेट नहीं होने चाहिए। अब IFSC बोलता है कि इंडिपेंडेंस आर ऑफ 2 टाइप, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस इन बिहेवियर, नहीं सॉरी, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। तो क्या कह रहा है? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो अपीयर टू बी टू ऑल रीजनेबल पर्सन। फिर थ्रेट क्या क्या होती है? एक होता है सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। ठीक है, ये थ्रेट्स होती है। अब सेफगार्ड्स और थ्रेट्स क्या होता है? देखिए, फोकस कीजिएगा डबल टेबल। एक मिनट रुक जाइए, पेन में चेंज कर लूँ। हाँ, सेफगार्ड क्या होता है? देखिए, कोई भी काम लेने से पहले हमको चेक करना है कि कोई थ्रेट तो एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ऐसी थ्रेट एग्जिस्ट करती है तो आप या तो उस काम को लो मत, या फिर कुछ सेफगार्ड्स लगा दो। तीसरा, अगर आप सेफगार्ड्स भी नहीं लगा पा रहे हो तो आप उस काम को लो ही मत। ठीक है, 3 पॉइंट क्या क्या थे? पहले तो कोई भी काम लेने से पहले आप चेक करो कि कोई थ्रेट तो एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरा, अगर वो थ्रेट एग्जिस्ट करती है या तो आप काम मत लो, या तो आप कुछ सेफगार्ड्स लगा लो। तीसरा, अगर आप सेफगार्ड्स भी नहीं लगा पा रहे हो तो आप काम लो ही मत। प्रोफेशनल स्कैपिटिज्म क्या है? एक एटीट्यूड है ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड। ये हमको किस चीज में हेल्प करता है? ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस और ओवर जनरलाइजिंग एजम्पशंस वगैरह, और यूजिंग इनएप्रोप्रिएट एजम्पशंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी कि ये किस चीज का रिस्क कम करता है? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, ओवर जनरलाइजिंग ऑडिट एजम्पशंस और इनएप्रोप्रिएट ऑडिट एजम्पशंस को यूज करने में। फिर 2-3 स्लाइड्स बच रही है, फिर हमारा चैप्टर खत्म। देखिए, प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन मतलब ऑडिट करने से पहले हमको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो ये कौन यूज करता है? मैनेजमेंट यूज करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमको चेक करना है कि मैनेजमेंट जो भी FRF यूज कर रहा है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और कुछ मैं कंडीशन उनके साथ एग्री करूंगा। ठीक है, और ये हो गया अपना पूरा। फिर एक लास्ट स्लाइड बच रही है, फिर हमारा पूरा चैप्टर खत्म। अब प्री कंडीशन क्या होती है? प्री कंडीशन हमको पहले तो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भैया हमारा FRF एक्सेप्टेबल है कि नहीं। मतलब पता चला है कि वो FRF जो है उनका वो बना रहे हैं एज पर शेड्यूल 6 जो कंपनीज एक्ट 1956 का था, तो हम वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरा क्या है? हमको एग्रीमेंट लेना पड़ेगा मैनेजमेंट से कि बॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको एक्नॉलेज करो। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल लगाना आपकी जिम्मेदारी है, और आप ऑडिटर को प्रोवाइड करो विथ ऑल एक्सेस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो ये पहले से ही हम एग्री कर लेंगे मैनेजमेंट के साथ। तो मैं भी एग्जॉस्ट हो गया हूँ लिटरली, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो यहाँ हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। देखिए, इस PPTs में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर्ड है। कुछ मुझे लग रहा है 10-15% पोर्शन मैंने छोड़ रखा है, वो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, वो आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बुक से। और प्लीज़ इस रिवीजन वीडियो का यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग के लाइक्स और कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। और मैं आगे कोशिश करूँगा ऐसे हर चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो लाने की। सो और बाकी एक बार मैं देख लूँ कुछ और छूटा तो नहीं है। नहीं, और कुछ नहीं छूटा है। हाँ, एक पॉइंट मुझे और पढ़ाना था। एक पॉइंट क्या था? देखिएगा, स्क्रीन में फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। एक चीज़ क्या थी कि
एक टॉपिक था, लास्ट लास्ट में ही दिया था, एकदम एकदम लास्ट में दिया था इवन। एक मिनट रुकिएगा, पेन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। हाँ देखिएगा, फोकस कीजिएगा, डबल ट्रिपल, ठीक है। लास्ट ही लास्ट में एक टॉपिक था कि सपोज 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 मैंने, मेरे को क्लाइंट ने ऑडिट दी, ठीक है, मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, मतलब मैंने उनको एंगेजमेंट लेटर दे दिया होगा, दे दिया एंगेजमेंट लेटर। अब सपोज मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया और मैं ऑडिट कर रहा हूं, ठीक है। फिर सपोज एट ईयर एंड क्लाइंट मेरे पास आता है और कहता है कि बॉस, नहीं, क्लाइंट मेरे पास आता है और मेरे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता है, ठीक है। और वो रेस्ट्रिक्शन क्यों हो सकती है? दो तीन चीजों की वजह से हो सकती है कि बॉस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरा दूसरा हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ही बदल गए हों, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। या वो मेरे 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 से ना उसको एक लिमिटेड अश्योरेंस ही चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब ये इसने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी क्लाइंट ने, तो क्या मैं ये रेस्ट्रिक्शन जो उसने इम्पोज की है, क्या मैं उसको एक्सेप्ट ऐसे ही कर लूं? नहीं, पहले तो मैं देखूंगा कि इसका कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगा तो ही मैं ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज जो लगा है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये छोटा सा टॉपिक था, खैर ये आप रीड करोगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, अच्छे अच्छे लाइक्स कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस बनाने का। सो थैंक यू सो मच।